एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने अपने नए रीजनल प्लान को तैयार कर लिया है और उसे नोटिफाई करने की तैयारी में है। वहीं हरियाणा ने भी अपना सब रीजनल प्लान बना लिया है, जो गुड़गांव के मास्टर प्लान के अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन जहां इन दोनों दस्तावेजों पर ठप्पा लगने ही जा रहा है, वहीं पर्यावरणविद इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उन्हें चिंता है एनसीआर के इको सेंसिटिव जोन्स की। हरियाणा की अरावली पहाड़ियों की तबाही का फरमान लिखा जा चुका है। एनसीआर की सबसे बड़ी योजना संस्था नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने 2021 के रीजनल प्लान के खाके को अंतिम रूप दे दिया है। अरावली और एनसीआर के दूसरे पर्यावरण की नजर से संवेदनशील इलाकों के निर्माण कार्य से हिफाजत करने वाली सभी शर्तें बहुत कमजोर कर दी हैं। एनसीआर के मूल रीजनल प्लान 2021 में इस इलाके में निर्माण का काम सिर्फ 0.5% क्षेत्र में हो सकता था। सूचना अधिकार के तहत पता चला है कि एनसीआरपीबी ने शर्तों को इस तरह से बदला है कि उनका आसानी से फायदा उठाया जा सके। नए प्रावधान के अनुसार क्षेत्रीय मनोरंजनात्मक गतिविधियां किसी निर्माण इलाके के 0.5% से अधिक पर नहीं होंगी, सिवाय पर्यावरण व वन कानून के तहत योग्य अधिकारी की विशेष अनुमति के। यही नहीं, जंगल के लैंड यूज को अब हरित क्षेत्र कर दिया गया है, जिसकी परिभाषा अपने हिसाब से दी जा सकती है। जिस प्रावधान में क्षेत्र के जलाशयों आदि का जिक्र था, वो भी हटा दिया गया है। रीजनल प्लान 2021 में अरावली, यमुना फ्लड प्लेन्स, नदी के तट और बड़े जलाशय प्राकृतिक संरक्षण जोन में आते हैं, जहां सिर्फ 0.5% निर्माण हो सकता है, यानी घेराबंदी की दीवार तक नहीं बन सकती। संशोधन में एनसीआरपीबी ने इससे 0.5% की हद को हटाने की कोशिश कर रही है, जिससे कोई सीमा ही नहीं रहेगी। अगर ये कानून पास हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। with no limit at all. They have put a restriction 0.5. 2021 का ही रीजनल प्लान है, 2025 या 2031 के ऐसे कोई प्लान नहीं है। 2031 का एक बोर्ड मीटिंग में जिक्र जरूर आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्लान ही बदल गया। प्लान बस 2021 का है, इसके बाद 2025 या 2031 बनाने का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड संशोधित रीजनल प्लान 2021 को अधिसूचित करने जा रहा है। प्लान पास करवाने की हड़बड़ी की एक वजह ये भी है कि गुड़गांव मास्टर प्लान 2021 को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हरियाणा 2031 तक के मास्टर प्लान बिना एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से मंजूरी लिए हुए ही सब रीजनल प्लान पास करवा दिए। कोर्ट ने गुड़गांव के मास्टर प्लान 2021 पर जनवरी तक रोक लगा दी और उसके बाद से गुड़गांव में सभी लैंड यूज बदलने पर पाबंदी है। अब एनसीआर प्लानिंग बोर्ड और हरियाणा सरकार इस तालमेल से काम कर रहे हैं कि पहले रीजनल प्लान पास हो और उसके बाद ही हरियाणा का सब रीजनल प्लान मंजूरी के लिए आए। इससे क्षेत्रीय प्लान के नियम लागू हो जाएंगे और अरावली में पर्यटन और दूसरे काम हो सकते हैं। हरियाणा ने ये खेल खेला है कि अरावली के बड़े हिस्से को प्राकृतिक संरक्षण जोन में रखा ही नहीं है, जिससे अरावली को प्राकृतिक संरक्षण जोन से निकालकर वो उन बंदिशों से आजाद कराना चाहते हैं जो कानून में है। मानगर को लीजिए, 2/3 मानगर पहाड़ियों पर ऐसा उपवन है जिसे पवित्र माना जाता है, उसे खेती के जोन में रख दिया गया है और ये रीजनल प्लान का साफ उल्लंघन है। उन्होंने अरावली को वनों में रखने के बजाय कृषि में रख दिया। 1996 और 2011 के फैसले के बीच में बस टालने का काम होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उसे जानबूझकर टालते रहो ताकि इसे वन के बजाय खेती की जमीन मान लिया जाए, और खेती की जमीन को तो शहरी जमीन बनाया ही जाता रहता है। तो ये भारत के लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। So this is a big fraud played upon the people of India. एनसीआर में पर्यावरण के लिहाज से नाजुक इलाकों की तबाही के आसार साफ नजर आ रहे हैं। अगर हमने आज इसके बचाव के लिए कुछ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी से हरियाली खत्म हो सकती है। वसुधा शर्मा, एनडीटीवी। तो चलिए इस विषय पे और चर्चा करते हैं। चेतन अग्रवाल हमारे साथ हैं इस समय। चेतन, सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या समस्याएं इस समय उभर के आ रही हैं, जिस प्रकार के संशोधन किए जा रहे हैं मास्टर प्लान में, उसके चलते जैसा कि हमने देखा है कि अरावली का ही जो एक उसका अस्तित्व है वो खतरे में पड़ जाएगा। अरावली पहाड़ों का और जो रेंज है पूरा, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो आपने जो खोजबीन की, उससे आपको क्या पता चला?
इसमें जो हमने खोजबीन की, कई लोगों ने इसमें मेहनत की है, तो एक तो क्लियरली पता चल रहा है कि ये सारे जो चेंजेस हैं ये ज़्यादातर हरियाणा सरकार की तरफ से प्रपोज हो रहे हैं। तो पहले इन्होंने कहा कि ये 0.5% लिमिट जो है नेचुरल कंजर्वेशन जोन्स के लिए, उसको हटा दिया जाए। तो ड्राफ्ट प्लान जब रिवाइज ड्राफ्ट छपा उसमें हट गई। फिर जब ऑब्जेक्शंस आए, अखबारों में लोगों ने लिखा, तो उन्होंने अपनी प्लानिंग कमेटी मीटिंग में कहा इसको वापस डाल देते हैं। पर फिर उसमें कहा कि एक्सेप्ट वर्ड और डाल दिया। तो लिमिट को तो वापस ले आए, पर एक्सेप्ट वर्ड का ये मतलब है कि लिमिट का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि आपने एक्सेप्ट वर्ड, एक्सेप्शंस आर अलाउड और एक्सेप्शंस विल बी अप्रूव्ड एट द स्टेट लेवल मोस्टली। तो वो तो अप्रूवल देने के लिए बैठे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और शब्द डाला, एक और फ्रेज़, वो था इंक्लूडिंग टूरिज़्म। तो टूरिज़्म का क्या परिभाषा रहेगी वो अब मतलब एनसीआरपी भी इंटरप्रेट करेगा या स्टेट करेगी या कोई और करेगा। तो और उसके बाद जो फाइनल चेंज हुआ वो 20 जनवरी की बोर्ड मीटिंग में हुआ, जो श्री हुडा साहब की तरफ से अपेरेंटली आया था। वो था कि इंक्लूडिंग टूरिज़्म एज पर एप्लीकेबल स्टेट पॉलिसीज़। सो दैट मीन्स उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि टूरिज़्म को डिफाइन स्टेट की पॉलिसीज़ करेंगी। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा एक लूप होल छोड़ा गया है। एक तो लूप होल है एक्सेप्ट वर्ड का, तो हमें लगेगा कि भाई 0.5% बचा हुआ है, पर एक्सेप्ट का मतलब हुआ है कि कुछ भी एक्सेप्शन उसमें अलाउ हो सकता है विदाउट लिमिट, बिना लिमिट के। दूसरा, टूरिज़्म को घुसेड़ दिया। तीसरा, एज पर एप्लीकेबल स्टेट पॉलिसीज़। तो टूरिज़्म की डेफिनेशन ऑफ स्टेट हरियाणा हमें बताएगी कि टूरिज़्म क्या होता है। जी चेतन, यही मैं एक्चुअली जानना चाहती थी कि टूरिज़्म जब ये डाल दिया इन्होंने, तो इसका फ़ायदा किस तरह से कोई अगर उठाना चाहता है तो उठा सकता है, क्योंकि टूरिज़्म में किस तरह से वहाँ पे बिल्डिंग का काम या कंस्ट्रक्शन का काम किस तरह से बढ़ेगा? अब टूरिज़्म की इंटरप्रिटेशन, अभी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं हरियाणा सरकार की, एक उनकी मेगा टूरिज़्म पॉलिसी है। उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 300 एकड़ ज़मीन है कम से कम, तो आप मेगा टूरिज़्म के लाइसेंस के लिए जा सकते हैं। उसमें आपको 20% रेजिडेंशियल और 10% कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करने की अनुमति मिल सकती है एज़ पर द पॉलिसी। तो ऑलरेडी जो उनकी पॉलिसी है उसमें आप 30% तक ज़मीन में रेजिडेंशियल और कमर्शियल कर सकते हैं। तो ये उनकी टूरिज़्म डेफिनेशन में आता है। जो उनका ड्राफ्ट मांगर मास्टर प्लान है, उसमें जो क्लॉजेस डाले हुए हैं उसमें लिखा है कि एज़ पर मेगा टूरिज़्म पॉलिसी ऑफ द स्टेट अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये मतलब उनका बहुत अच्छा, एक तरीके से बहुत फ्लेक्सिबल पॉलिसीज़ बन रही हैं। एक तरफ मास्टर रीजनल प्लान कहता है टूरिज़्म एज़ पर स्टेट पॉलिसीज़, दूसरी तरफ मांगर मास्टर प्लान कहता है एज़ पर मेगा टूरिज़्म पॉलिसीज़ अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो दैट मीन्स वो अपनी पॉलिसी को कभी भी अमेंड करते हैं तो वो 30% को 50 भी कर सकते हैं, 60 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको अंग्रेज़ी में ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। आपको दिखता है कि ये बचा रहे हैं, 0.5% बचा हुआ है, बट एक्चुअली सारे ऑप्शंस उन्होंने अपने लिए खोल रखे हैं। चेतन, क्या वाकई में ये प्लान पास हो पाएगा? क्योंकि इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू है, इलेक्शंस कुछ हफ्ते में शुरू हो जाएंगे और 16 मई को रिजल्ट आएगा और उसके बाद शायद जून के पहले हफ्ते तक सरकार बन जाएगी। तो क्या ये मान के चलें कि इस विषय पे कम से कम इन 2-3 महीने तक तो कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चालू है? भाई अभी तक जो पब्लिक खबर यही है कि बोर्ड मीटिंग एनसीआरपीबी की 6 मार्च को होनी थी, जो कल है। तो अगर बोर्ड मीटिंग कल होती है तो, और उसमें उन्हें सब रीजनल प्लान हरियाणा का पास करना था, एंड उसके अलावा अगर सब रीजनल प्लान पास करना है, वो जो अभी का जो रीजनल प्लान है उसके बेसिस पे भी पास हो सकता था। पर 9 साल से हरियाणा ने अपना सब रीजनल प्लान नहीं बनाया है। उनका ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट 2010 में तैयार हो गया था। 4 साल से वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि जो उन्होंने पुराने घपले किए हैं गुड़गांव मास्टर प्लान खासतर में, उनको वो कवर अप करना चाहते हैं। तो अगर वो सब रीजनल प्लान के हिसाब से बनाते हैं, जिसमें सारी ये हार्ड लिमिट्स थी, 0.5% अरावली में ज़्यादा नहीं हो सकता, लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस करना है, जो जंगल है उनको आइडेंटिफाई करना है, तो ये सब इन्होंने किए नहीं थे। लेक बेड्स में घर बना दिए, उनको रेजिडेंशियल सेक्टर कर दिया, लैंड सूटेबिलिटी एनालिसिस नहीं किया। तो ये पुराने जो भी इनके घपले थे, इनको 2 तरीके से कवर हो सकता है। या तो उनको वहाँ पे बिल्डिंग्स जो बनी है उनको तोड़ के मतलब रिस्टोर करें, या फिर रीजनल प्लान को चेंज कर दें। तो दे हैव गॉन फॉर द लैटर रूट।
जी चेतन, एक बात जो हम यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पर अभी ये पास होता है या नोटिफाई होता है, इस पर थोड़ी सी अभी शंका है, लेकिन एनसीआर बोर्ड जो है उसका जो ये प्लान बनता है और जो मास्टर प्लान होता है, उन दोनों के बीच में क्या किसी तरह का क्लैश नहीं आ जाएगा? क्योंकि अगर अरावली को लेकर के अगर उस इलाके को खेती की ज़मीन कर दिया जाता है, तो क्या मास्टर प्लान में भी वही चेंजेस नहीं कराने पड़ेंगे? आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि रीजनल प्लान जो भी उसमें खामियां हैं वो पब्लिक कमेंट प्रोसेस के थ्रू गया है, और अभी भी कुछ उसमें इलीगैलिटीज़ भी हैं मेरे हिसाब से, और मास्टर प्लान भी पब्लिक कमेंट पीरियड के थ्रू जाता है। पर जो बीच का प्लान है वो है सब रीजनल प्लान। वो प्लान एनसीआर बोर्ड बंद दरवाज़ों के पीछे अपनी प्लानिंग कमेटीज़ में अप्रूव कर रहा है, और उसके बाद फाइनल करके बोर्ड में अप्रूव होगा या मोस्ट लाइकली, तो उसकी कोई पब्लिक कमेंट पीरियड नहीं है। तो रीजनल प्लान के जो प्रावधान हैं वो स्टेट में कैसे अप्लाई करेंगे सब रीजनल प्लान कहता है, और सब रीजनल प्लान की कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं है। आपको कुछ नहीं पता क्या होगा, एनसीआरपीबी ने उन्हें क्या बोला, उन्होंने क्या माना, बीच में क्या नेगोशिएशन हुई, उसके बारे में कुछ नहीं पता है। और जो सब रीजनल प्लान में आ गया वो ही फिर स्टेट फॉलो करेगा। तो स्टेट अपने पूरा जोर लगा रहा है कि जो भी इनकन्वीनियंट चीज़ें हैं वो पहले उन्होंने रीजनल प्लान से हटा दी, और जो चीज़ें हैं उनको वो रीजनल जो बची है उनको भी वो सब रीजनल प्लान में सारी ना आए, एक एक करके जो भी रोक सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। जी चेतन, जो लोग इस बात को लेकर जागरूक हैं और जो इस बारे में कुछ करना चाहते हैं, जो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं अरावली पे, जिनका ये लगता है कि इस तरह की इंक्रोचमेंट नहीं की जानी चाहिए, उनके लिए क्या क्या कानूनी ऑप्शंस हैं? सबसे बड़ा ऑप्शन तो कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, एक गोदावर्मन का है और लफार्ज के हैं। तो हरियाणा ने 16-17 साल से अपने फॉरेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया है, जो डिक्शनरी मीनिंग में फॉल करते हैं। तो लफार्ज जजमेंट 2011 में आया था, उसने कहा था कि 1996 के गोदावर्मन जजमेंट के बाद अभी तक कई स्टेट्स ने अपना फॉरेस्ट को पूरी तरह से छानबीन करके डिफाइन नहीं किया है एज फॉरेस्ट। तो एक तो इसका सपोर्ट ले सकते हैं। दूसरी जजमेंट है वो कहती है कि दिल्ली के 5 किलोमीटर रेडियस में कोई माइनिंग और ग्राउंड वाटर पंपिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर ग्राउंड वाटर नहीं ले सकते तो यहाँ पे और तो पानी का कोई सोर्स है नहीं, तो आप बोरिंग नहीं कर सकते। तो जो भी अरावली का क्षेत्र आता है उसमें मतलब 5 किलोमीटर में नहीं कर सकते। तो और कई सारी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, और सबसे बड़ा है कि हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि 33% फॉरेस्ट कवर का टारगेट है हिंदुस्तान का, और प्लेन एरियाज़ में 20% तो होना ही चाहिए। तो एनसीआर में जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जिस तरीके से वो दुगनी और तिगनी होगी अगले 50-70 सालों में, तो अगर हम थोड़ी भी इन्वायरमेंटल क्वालिटी बचाना चाहते हैं अपने बच्चों और उनके बच्चों के लिए, तो हमें पर कैपिटा ग्रीन एरिया पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी से हमें एरियाज ईयरमार्क करने होंगे जो दुगनी और तिगनी पॉपुलेशन के लिए ग्रीन एरिया बनेंगे, क्योंकि अगर अभी नहीं बचाएंगे तो फिर एक बार वहाँ बिल्डिंग बन गई तो बहुत मुश्किल होगा। जी आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि किसी भी इलाके को उसका लैंड यूज़ इस तरह से बाद में चेंज कर देना, इस पे काफ़ी सीरियस सवाल उठाए जा सकते हैं। तो क्या अब हम जो देख रहे हैं कि संशोधन किए जा रहे हैं और लैंड यूज़ बदला जा रहा है, क्या इसको चुनौती दे जाने की ऑप्शंस रह जाएंगे कोर्ट में? भाई ये तो जो अगर कोई चुनौती कहीं से आती है तो तब पता चलेगा, पर जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको अभी आराम से बैठना चाहिए, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ गए और बाद में कुछ और जजमेंट्स आ गए तो फिर वैसा बेकार में पैसा क्यों डुबाना है, और जो इतनी वो फीस दे चुके होंगे सरकार को फिर वो भी डूब जाएंगी उनकी ऑफ ऑल काइंड्स। सो उनको रुक के बैठना चाहिए। तो आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस ज़रूरी मसले पे जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोग जागरूक होते जाएंगे यही माना जाता है कि काफ़ी काम होगा, और हो सकता है ऑपोजिशन की वजह से सरकार को ये प्रपोजल जिस पे वो काम कर रहे हैं उसको शायद बैक बर्नर पे रखना पड़े। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इस इंपॉर्टेंट विषय पे इतनी सारी जानकारी हमें दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।